आजकल हर जगह पे कालाबाग डैम बनेगा, कालाबाग डैम नहीं बनेगा, इसकी डिबेट जारी है। सूबों के अंदर बयानात दिए जा रहे हैं। एक सूबा कहता है कालाबाग डैम बनेगा, दूसरा सूबा कहता है कि कालाबाग डैम किसी सूरत नहीं बनेगा। यहां तक बात की जाती है कि हमारी लाशों पर से ये डैम बनाया जाएगा। पिछले दिनों जो सैलाब के जिस तरीके से तबाही मचाई, कुछ माहिरीन का यह कहना है कि अगर हमारे पास डैम होते तो हम इस तबाही से बच सकते थे, बल्कि न सिर्फ बच सकते थे, वो पानी हम जखीरा कर सकते थे। आज भी पंजाब को क्रॉस करके सिंध की तरफ वो सैलाब जा रहा है और जहां जहां से गुजर रहा है तबाही मचा रहा है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा साइबर क्राइम का एक पूरा इदारा बना लिया गया और उस इदारे को फंड्स भी दे दिए गए, लेकिन आज भी लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक ऐप्स कोई भी महफूज नहीं है। एक झटके से लाखों रुपए से महरूम हो जाता है। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं डॉन न्यूज़ के, डॉन डेली डॉन के, अहमद फराज खान साहब। और कालाबाग डैम पे खुसूसी गुफ्तगू के लिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इसके ऊपर लिखा भी है, काफ़ी ज़्यादा इस पर काम भी किया है। जी अस्सलाम वालेकुम फराज साहब, आपको सबसे पहले तो खुश आमदीद कहता हूँ शो में। फराज साहब, कालाबाग डैम, हम तो अपने बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि डैम बनेगा, डैम नहीं बनेगा, तनाज़ात हैं। 3 सूबों ने इसके खिलाफ करारदाद मंजूर कर रखी है, सिंध, बलूचिस्तान और केपी के। पंजाब कहता है कि कालाबाग डैम बनेगा। पहले तो ये थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं कि ये क्या है कालाबाग डैम, क्या ये हमारे तमाम मसाइल का हल इस कालाबाग डैम के अंदर है? देखिए शादाब, सिचुएशन ये है कि इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं, इस वक्त कालाबाग डैम एक प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। हालांकि पाकिस्तान को इस वक्त तक कम से कम 10 कालाबाग डैम चाहिए थे, जो हमें हमारी नेशनल रिक्वायरमेंट्स मीट कर सकते। जब हमारे दोनों बड़े डैम्स जो तरबेला और मंगला बने, उसके बाद जो हमें जो वर्ल्ड बैंक के जो कंसल्टेंट्स थे, उन्होंने जो रिकमेंड किया, उन्होंने कहा कि हर डेकेड में आपको एक मेगा डैम चाहिए, जिसका मतलब है कि पिछले 50 साल में हमें 10 डैम चाहिए थे कालाबाग डैम के साइज के। अच्छा, उसके बाद वापडा की एक अपनी पॉलिसी भी आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हमने इस वक्त क्रिएट कर ली है कैपेसिटी, उसमें हम हर साल 7% एडिशन करेंगे। 3.3% समथिंग के करीब उस वक्त हमारी आबादी थी। 3% उसे मीट करने के लिए और 4% डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, उस हिसाब से जो 7% था वो बनता था हर 7 साल के बाद एक 5 मिलियन एकड़ फीट का एक प्रोजेक्ट। सो कालाबाग डैम की तरह के उस पॉलिसी के हवाले से कम इस वक्त तक 7 डैम हो चुकने चाहिए थे। सो अब जो डिबेट जो चलती है कालाबाग डैम पे, वो पॉलिटिक्स की वजह से है। नेशनल रिक्वायरमेंट उससे बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, लिहाजा अब तो पाकिस्तान को हर कोने खुतरे में जहाँ जहाँ पानी स्टोर किया जा सकता है वहाँ करना चाहिए। फॉर्चुनेटली अंग्रेज़ों ने 1880 में ये सारी साइट्स जो थी इनको आइडेंटिफाई कर लिया था। अच्छा, 1880 में? ये 1880 में ये सारी की सारी साइट्स जो थी ये आइडेंटिफाई हो चुकी थी। कालाबाग डैम में पाकिस्तान के बनने के 6 साल के बाद 1953 में ये डिसीजन हुआ था कि हमें इस सोर्स को टैप करना है। उसके बाद 75 में आके इसकी जो फिजिबिलिटी स्टडी थी वो बन गई थी जी। फिर उसके बाद 87 में इसके डिटेल डिज़ाइन बन गया था जी, विच मीन्स फाइनल स्टेप टुवर्ड कंस्ट्रक्शन। अच्छा, उसके बाद ये कंट्रोवर्शियल हो गया जी, और फिर इस पे ऊपर काम रुक गया। और बदकिस्मती से न सिर्फ इस पे काम रुका, बाकी प्रोजेक्ट्स पे भी काम रुक गया, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये आ गया बाकी सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो बाकी साइट्स थी वो इग्नोर होना शुरू हो गई। और अब हम जहाँ खड़े हैं यहाँ तो मतलब सिर्फ कालाबाग डैम नहीं, आपको इस तरह के जहाँ जहाँ पॉसिबल है वो डैम्स चाहिए, और फॉर्चुनेटली वो जगह अवेलेबल है। इनके साथ ही कुछ साइट्स हैं जो झेलम के ऊपर साइट्स हैं, उसके झेलम के ऊपर बल्कि 2 साइट्स हैं, एक रोहतास फोर्ट उसको कहते हैं, एक खौड़ी कहा जाता है, ठीक है। सो ये 2 साइट्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा काउंटलेस हैं जो थोड़ी सी स्मॉलर साइज़ में हैं,
जैसे अभी आपका एक मोहम्मद डैम बन रहा है जो स्वात को रिवर को सारा कैटर करेगा। सो अब इस वक्त जहाँ पे है, हमें हर जगह पे जहाँ पॉसिबल है, इवन अब तो आप रेन हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं ना फराज शहरों साहब, के थोड़ा सा अंदर। ये बता दें कि ये कालाबाग डैम पे बाकी जो हमारे भाई, हमारे मतलब आप समझ लें कि छोटे भाई हैं, सूबे जो है पंजाब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, इनको इस पे एतराज क्या है? अच्छा, एक तो इस पे मैं थोड़ी सा कर दूं कि छोटे भाई वाला सिलसिला नहीं है जी, हम चारों इकाइयाँ हैं जी इसके अंदर। पंजाब साइज में थोड़ा सा पॉपुलेशन में बड़ा है, तो बलूचिस्तान रकबे के हिसाब से बड़ा है, लिहाजा ये 4 इकाइयाँ हैं, इसमें 3 इकाइयों ने इस पे एतराज़ उठाया हुआ है जी। अच्छा, सिंध का ख्याल ये है, जो सिंध पे को सबसे बड़ा एतराज़ था कि अगर ये कालाबाग डैम बन गया तो इसमें से नहरें निकाली जाएंगी, जो पंजाब जिसमें से पानी चोरी करेगा, जो ये वो जो कहते हैं जी। दूसरा उनका एतराज़ ये था कि फिर ये होगा कि प्रेफरेंस जो है वो कालाबाग डैम की फिलिंग को मिला करेगी, हमें नहीं मिला करेगी। अब तो पानी सीधा डायरेक्टली नीचे आ जाता है ना जी। फिर ये होगा कि पहले आप डैम फिल करेंगे और वो पानी हमारी कॉस्ट पे जाएगा। ये तो उनका एतराज़ सिंध का जी। अच्छा, KPK का हुआ ये कि जब इन्होंने ये 87 वाली जो डिटेल डिज़ाइनिंग के दौरान जितने सर्वेज किए गए ना जी, उसमें जो लेक की लास्ट लेग थी उसके ऊपर कुछ जगहों पे निशान लगाए गए, ठीक है। अच्छा, वो क्योंकि वहाँ पे फील्ड वर्कर्स थे, कोई इंजीनियर्स नहीं थे, वो जो छोटे लेवल के वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, उनसे लोगों ने पूछा कि ये क्या है सारा कुछ, ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने अब पता नहीं अपनी बेवकूफ़ी में, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या किसी वजह से कहा कि यहाँ तक पानी आएगा। अच्छा, वो उस चीज़ ने वो इतनी वाइल्ड फायर की तरह फैली। अच्छा, ऊपर से जो 85 के आपके इलेक्शंस चल रहे थे साथ साथ, जो नॉन पार्टी बेस्ड थे, अच्छा उसमें जो था, जो एंटी आप कहें कि ज़ियाउल हक ग्रुप था, इवन विद एन आर्मी, फजल हक वगैरह जो थे, अच्छा उन्होंने इसको इतना उछाला कि नौशहरा डूब जाएगा, पेशावर वैली जो है वो सारी की सारी सेम थोर में आ जाएगी। अच्छा, उसने उसको वहाँ कंट्रोवर्शियल कर दिया। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा मैं ये क्या सच में नौशहरा डूबने का कोई चांस है? क्योंकि हम भी बचपन से नौशहरा डूब जाएगा, नौशहरा डूब जाएगा, यही बात सुनते आए हैं। सर, शमसुल मुल्क साहब जो उस वक्त वापडा के मेंबर पावर थे और KPK से थे, वो ही इज ऑन रिकॉर्ड ऑन काउंटलेस ओकेजन्स सेइंग कि अगर नौशहरा तक कालाबाग डैम का पानी पहुंचना है तो उस पानी को कम से कम 150 फुट ऊपर जंप करना पड़ेगा, वो 150 फुट नीचे होगा, लिहाजा वो। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा डैम साइट्स भी जो थी ना जी, डैम की हाइट भी रिकंसिडर की गई, इसी KPK को थोड़ा सा सेटिस्फाई करने के लिए कि चलो पानी और थोड़ा सा कम कर देते हैं। लेकिन वो क्योंकि पॉलिटिक्स में आ गई चीज़, लिहाजा वो किसी भी फिर उसके बाद काबू नहीं आई किसी के भी जी। बलूचिस्तान को पानी डिलीवर होता है सिंध के बराजिस से, लिहाजा बलूचिस्तान जो सिंध स्टैंड लेता है, बलूचिस्तान को पता है कि जो सिंध ने स्टैंड लेना है, क्योंकि हम सिंध के मरहून मिन्नत है, लिहाजा वो भी साथ मिल जाता है। सो इन तीनों सूबों में ये इस तरह की गलतफहमियाँ फैली हैं जो पॉलिटिक्स ने फैलाई बेसिकली। अच्छा, अब अगर डैम बन जाता है, जैसे अभी आपने एक बड़ी चीज़ क्लियर किया कि शदाब साहब अभी तो हम 10 कालाबाग डैमों तक पहुंच गए हैं। फराज साहब, क्या इसका एंड इसका यही है? देखिए, कालाबाग डैम का तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जब 3 सूबे करारदाद भी मंजूर कर चुके हैं और फिर एक तरफ आपको पता है कि आइन भी, जैसे अभी आपने बताया कि बराबरी पे रखता है, मुश्तरका मफादात की कौंसल भी बनाई हुई है, उसकी तरफ से भी उसकी मंजूरी भी ज़रूरी है। चलो एक आधा हो तो हम कहें यार ठीक है, इसको हम अक्सरियत में है, यहाँ तो अकलियत के अंदर है जो डैम बनाने की बात कर रहे हैं। हम उस डैम को छोड़ के किसी और डैम, जैसे अभी आपने कहा कि जी अब तक तो हमें 10 कालाबाग डैम चाहिए थे, हम उस एक कालाबाग डैम के चक्कर में तमाम डैम्स को भूल गए हैं, तो इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? सर देखिए, ये मामला अब पॉलिटिक्स में है। मैं आई एम ग्रेट बिलीवर इन पॉलिटिक्स। उसकी वजह देखिए, आपका 1991 का जो वाटर रिकॉर्ड था वो भी पॉलिटिशियंस ने किया कि ना जी, अगर पॉलिटिक्स को आप चांस दें तो पॉलिटिशियंस कैन डू इट। इशू हमारा ये है कि हमने पॉलिटिशियंस को भी चांस नहीं दिया कभी।
ठीक है। अच्छा, वो भी अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, अपने मसाइल की वजह से, अपनी लड़ाइयों की वजह से इन चीज़ों पे काम नहीं कर पाए। अच्छा, 2-2 2.5 साल की गवर्नमेंट्स रही हैं, वो कहीं पे भी नहीं पहुंचती हमारे यहाँ। वो अपनी इनसिक्योरिटी में इतनी होती हैं कि वो इस तरह के जो लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं उनको नहीं कर सकती हैंडल। द ओनली एंड फाइनल सोल्यूशन आई थिंक विल कम फ्रॉम पॉलिटिक्स, और उसके लिए हमें पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज को चांस देना पड़ेगा। दे शुड सिट टुगेदर एंड हैमर इट आउट। अदरवाइज देखिए, इसकी जो टेक्निकल साइड है ना जी, उस पर किसी किस्म की कोई डिबेट नहीं है। वहाँ पे सारे के सारे जो आपके वर्ल्ड बैंक के जो उस वक़्त के जिन्होंने तरबेला बनाया था, मंगला बनाया था, और उस वक़्त क्योंकि दुनिया में डैम्स बन रहे थे, डैम्स की एक्सपर्टीज़ बहुत हाई क्लास थी, बहुत हाई लेवल पे थी। उन सब ने इसको टेक्निकली मोस्ट फीजिबल साइट करार दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद सर हमने इसके ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस भी देखे कि इसका साइज़ छोटा कर लें, इसको रन ऑफ द रिवर बना लें। इस तरह की सारी चीज़ें करके हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि इस प्रोजेक्ट के साथ, इस साइट के साथ टिंकरिंग नहीं करनी चाहिए, इसको एज इट इज़ बनना चाहिए, और उसी में इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल है। बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कालाबाग डैम, जैसे आपने कहा कि सियासतदानों ने बनाना था, सियासतदान बना सकते थे, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉज भी रहे, एमरजेंसीज भी रही, जनरल मुशर्रफ का एक लंबा टेन्योर गुजरा, वो क्यों नहीं बना सके? ये आपसे सवाल पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अहमद फराज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कालाबाग डैम के हवाले से। तो फराज साहब, जनरल मुशर्रफ के दौर में क्यों नहीं बनाया गया ये कालाबाग डैम? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो सियासतदान तो कुछ 2.5 साल, जैसे कि आपने बताया, 2 साल 2.5 साल के होते हैं, तो जब जनरल मुशर्रफ आते हैं तो वो तो फिर काफ़ी लंबा टाइम के लिए आते हैं। तो वो इस तरफ क्यों नहीं आए अगर इतना ज़रूरी था कालाबाग डैम? अच्छा, शादाब, उसमें हुआ ये कि मुशर्रफ साहब को कन्विंस कर लिया गया था एक स्टेज के ऊपर आके, और मुशर्रफ साहब वाज रेडी टू डू इट। उसकी प्रिपरेशन भी हो गई थी ऑफिशियल लेवल पे। ये मुझे ज़ाती तौर पे इल्म है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। जिस दिन परवेज़ मुशर्रफ साहब से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि परवेज़ मुशर्रफ साहब आज अनाउंस कर देंगे कालाबाग डैम की कंस्ट्रक्शन, उस दिन फिर लास्ट मोमेंट पे कराची की एक जमात, जो बड़ी जमात है कराची की, उनके बानी ने इंटरफियर किया जी। वो क्योंकि अपनी पॉलिटिकल अपील बढ़ाना चाह रहे थे, तो उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब से उनके ताल्लुकात जो हैं वो भी कुछ ढके छुपे नहीं हैं अब, तो उन्होंने इंटरफियर किया अपनी पॉलिटिक्स बचाने के लिए कि वो एक नैरो बेस की बजाय वो बड़ा बेस बनाना चाह रहे थे सिंध में, अपना पॉलिटिकल बेस। उन्होंने इंटरफेयर करके परवेज़ मुशर्रफ साहब को रोका उस स्टेज के ऊपर आके, और उसमें फिर उन्होंने जो इंटीरियर का था सिंध का इलाका, वहाँ पे अपनी ये अपील बढ़ाई कि देखें, मैंने सिंध का ये कॉज जो है वो लड़ा है, मैंने सिंध को बचाया है, मैंने सिंध का पानी बचाया है। तो उसकी जो भी पॉलिटिकल माइलेज था वो फिर उन्होंने लिया। परवेज़ मुशर्रफ साहब की दफ़ा तो ये हुआ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि कालाबाग डैम फिर, क्योंकि जिस तरह वो 1953 से आप बता रहे थे ना, ये 53 से लोग कालाबाग डैम कह रहे हैं। आज मैं भी इस प्रोग्राम में कालाबाग डैम ही करता रहूँगा। इस पर अगर फॉर एग्जांपल बनाते, कितनी लागत आएगी और इसका बेनिफिट जो है वो क्या होगा? सर, इसमें ना जी, जो हम लोगों ने थोड़ा सा इस पे जो वापडा ने काम किया था ना जी, वो 2015 में आके इन्होंने एक रिहैश किया था इस सारी चीज़ को। उस वक़्त इसकी जो कॉस्ट थी वो तकरीबन $10 बिलियन की थी जी, जिसमें 1 साल का था प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड और 6 साल का गालिबन था कंस्ट्रक्शन पीरियड। सो 7 साल में $10 बिलियन पे। लेकिन ये मैं आपको 2015 की बात बता रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब इसका बेनिफिट जो है, अच्छा, वो फॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा सिंध को ही जाएगा जी। सिंध इस वक्त हमारे इंडस आर्म पे, जिसे हम तरबेला कहते हैं, उसका 70% पानी का यूज़र जो है वो सिंध है जी, ठीक है। अच्छा, पंजाब तो ज़्यादा डिपेंड करता है मंगला के ऊपर, वहाँ से भी पानी आता है, लेकिन उसका जो मेन बेनिफिशरी है इस सारी चीज़ का वो सिंध है जी। अच्छा, तरबेला में जैसे जैसे सिल्ट आ रही है उसकी कैपेसिटी कम होती जा रही है। सो होगा ये कि वक्त के साथ साथ अगर ये डैम्स, मैं सिर्फ एक डैम की बात नहीं कर रहा, मैं डैम्स की बात कर रहा हूँ,
अगर ये डैम्स नहीं बनते तो सिंध विल बी द मोस्ट सफरर। रीज़न उसकी ये है कि तरबेला में सिल्ट आ रही है, तरबेला की कैपेसिटी कम होती जा रही है दिन ब दिन, और तरबेला में जैसे मंगला को हमने रेज कर लिया, तरबेला में ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है। लिहाजा मेरा तो ख्याल ये है कि सिंध वाले भाइयों को चाहिए कि वो इसके लिए ज़्यादा प्रेस करें, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा प्रॉब्लम में आना है। जैसे जैसे इसकी तरबेला की कैपेसिटी कम होगी, पानी कम होगा, सिंध के लिए ये इश्यूज बढ़ेंगे, और ये फिर नेचुरली हमारी जो फेडरेशन है उसको तंग करेंगे मजीद। लेकिन फराज साहब, ये मैं अभी देख रहा था, वो तो कहा जा रहा है कि जी इसका कालाबाग डैम बन गया तो सिंध को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है इसका पंजाब को होगा, और सिंध को ये खदशा था कि इस चीज़ पर कि उनको उनके हिस्से का पानी ही नहीं मिलेगा। सर, जो कालाबाग डैम है, इसकी जो लाइव कैपेसिटी होगी वो है 6.1 मिलियन एकड़ फीट। इसमें से 2.66 जो है वो सिंध को मिलना है, 2.6 पंजाब को मिलना है, और बाकी 15 जो 1.5 है वो बाकियों में तकसीम होना है। अब इसको देख लें कि बेनिफिट किसको है। अच्छा, और ये भी जहन में रखें कि पंजाब जो है वो आपकी 80% एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है, सिंध 20% प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसके बावजूद सिंध को उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना पंजाब को मिलेगा। फिर तो फ़ायदा ही फ़ायदा है सिंध का तो। अच्छा, एक और सवाल, आपने क्योंकि इसके ऊपर बड़ा वर्क किया हुआ है, फराज साहब मुझे ये बताएं कि अगर ये तमाम सूबों को एक पेज पे लाए बगैर, जैसे जनरल मुशर्रफ की आप बात कर रहे हैं, मुशर्रफ के दौर में तो ज़ाहिर है वो जो कहते वही होना था, लेकिन इस सिचुएशन में जब आज हम गुजर रहे हैं, तमाम बाकी सूबों को एतमाद में लिए बगैर इस डैम की तामीर की तरफ जाया जाता है, तो क्या इसकी तामीर हो सकेगी या मज़ीद गंद मचेगा? सर देखिए ना, ये इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कौन कर सकता है ये। बगैर सूबों को ऑन बोर्ड लिए फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती। फिर अगर आप जोरे बाजू पे करेंगे, जो लोग ये कर सकते हैं, तो उसका सारे का सारा रिएक्शन जो है वो पंजाब के अगेंस्ट आएगा जी। तीनों सूबों का पहले भी पंजाब के अगेंस्ट है। अच्छा, सिंध के अगर आप इंटीरियर में बात करें ना जी, तो उनका एक एतराज़ जो है, जो आम कॉमन और जनरल लेवल पे होता है, वो तो खुदा न खास्ता आपसे ये पूछते हैं कि जब पाकिस्तान नहीं होगा तो फिर कालाबाग डैम को कौन कंट्रोल करेगा। अच्छा, अब इस चीज़ का जवाब हमारे पास तो नहीं है कोई ना जी, ठीक है जी। अच्छा, वहाँ जो हेट्रेड मैस लेवल पे हमने जो पॉलिटिकल ट्रिकल डाउन की है हेट्रेड, वो इस हद तक चली गई हुई है कि इसको कंसेंसस किए बगैर, इवन आफ्टर कंसेंसस ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, ये आपको नीचे सोशल लेवल पे बेचना पड़ेगा। इसको सोशल लेवल पे लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको पानी मिलता रहेगा। सो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर इवन पॉलिटिशियंस भी जब आएंगे इसके ऊपर, वो भी पहले उन्हें कन्विंस करेंगे। अच्छा, आप इनको सबको छेड़े बगैर आप फिर या तो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करेंगे ना जी, फिर जाके जो आप राइट्स देता है सूबों को अब, ठीक है। सो एक फेडरेशन में रहते हुए इस वक्त जो आपके पास, जो पंजाब के पास कैपेसिटी है ना जी पानी ड्रॉ करने की आपके नेशनल पूल में से, अगर पंजाब चाहे तो शायद एक कतरा नीचे सिंध को ना जाए स्वय सैलाब के दिनों में, लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि आप फेडरेशन में रह रहे हैं, आप 4 भाई मिलके इकट्ठे रह रहे हैं, ठीक है जी। तो लिहाजा वो नहीं है मुमकिन सर, वो इट वुड बी टू रिस्की फॉर दिस एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कंट्री। अच्छा, फिर मैं लास्ट में फिर वही सवाल करूंगा, वाई कालाबाग डैम, हम फराज साहब क्यों नहीं निकलते? हम, आपने बताया कि और लोकेशंस भी जो है वो फाइनल हुई हैं कि किस किस जगह पे डैम बन सकता है, तो फिर 75 साल तो तकरीबन हमने ये इस भी गुजार दिए, 85 से ऑनवर्ड्स भी अगर आप देख लें तो एक लंबा अरसा हमने गुजार दिया इतनी देर में, क्योंकि डैम बनने में भी कम से कम 15 से 20 साल तो मेरे ख्याल लगते हैं। डैम या कोई वो प्लाजा तो है नहीं कि रातों रात खड़ा हो जाएगा, 2-3 साल इसके, सॉरी 15-20 साल इसमें लगते हैं। तो हम एक तरफ फोकस करके जो एक चीज़ नहीं हो रही हम वहीं पे बार बार करी जा रहे हैं, क्यों? इसमें भी कोई मुफादात है कि चलो बस इसी बहाने लगे रहेंगे, यहाँ पर बाकी डैम भी टल जाएंगे? नहीं सर, मुफादात के अलावा आपके पास पैसे भी नहीं है। जो पिछले चेयरमैन वापडा थे, उन्होंने गालिबन अपने लास्ट कुछ दिनों में एक दी थी ब्रीफिंग, उसमें उन्होंने कहा था जी कि वापडा जो इस वक्त प्रोजेक्ट्स चला रहा है, 3 प्रोजेक्ट्स हैं जी आपके मेन, दासू, भाषा और मोहम्मद डैम।
अच्छा, इनके ऊपर इनको फाइनेंस करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है। आपको जो चेयरमैन वापडा ने उस वक्त कहा था कि आपको हर साल 400 अरब रुपए की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, अब 400 अरब रुपए सर, अगर आप उसकी जगह पे एलोकेशन आपकी 80 अरब रुपए की होगी, तो फिर आप क्या करेंगे? आप जो एग्जिस्टिंग आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आप उन्हें फाइनेंस करने की पोजीशन में नहीं है, एडिशनल कहाँ से कर सकेंगे आप? इस वक्त एक बहुत राइप किस्म का, और जिसका शायद मेरा ख्याल है बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, वो चनियोट डैम है। ये चनियोट के साथ आपने ना जी एक छोटा सा डैम वापडा ने उसकी हर चीज़ कर ली हुई है तकरीबन जी। उस पर 250 अरब रुपए का खर्च है जी, हम वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, उसमें ये होगा, अब इस वक्त तो अर्जेंसी उसकी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि आपके इंडिया के साथ जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इंडस बेसिन ट्रीटी को लेके, जिसमें उसने डाटा शेयरिंग ख़त्म की हुई है और चनाब में पानी इस वक्त ज़्यादा भी आ रहा है। अगर आपने ये डैम बना ले तो आप चनाब को रेगुलेट कर जाएंगे। इंडिया से जो इफ़ेक्ट आएगा, अगर वो करेगा भी, तो आप उसको मीट कर सकेंगे। लेकिन अब वो 250 अरब रुपए का है और आपके प्लेन्स में है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का पीरियड ऑलमोस्ट, मतलब पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन करने की बजाय अगर आप प्लेन्स में करते हैं तो आप सोच सकते हैं कितना इजी है वो, लेकिन हम वो भी नहीं कर पा रहे। अब मेरा इसमें पॉइंट ये है सर कि अगर मोहम्मद डैम है, उस पर मेरा ख्याल है वो 590 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। उसके ऊपर इस वक्त तक कोई 200 से कम लगा हुआ है, ठीक है, 180 या 190 अरब रुपए गालिबन लगा हुआ है। अच्छा, अब अगले 2 सालों, उसका 27 में उसने ऑन बोर्ड आना है जी, ऑन बोर्ड। अगर 27 में उसने ऑन बोर्ड आना है तो आपको अगले 2 साल में 500 अरब रुपए चाहिए उसके लिए। अच्छा, आपको एलोकेशन चाहिए 250 अरब रुपए की हर साल। इस साल हमने 35 अरब रुपए रखा हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब 35 अरब रुपए रखने का मतलब है कि आपने ज़ीरो रखी हुई है उसके लिए, क्योंकि उसकी अगर वो आगे जाता है 27 से आगे, तो उसकी जितनी कॉस्ट एस्केलेशन आ जाएगी, ये पैसे उसमें ख़त्म हो जाएंगे। सो आपके फाइनेंसेस का इशू है पॉलिटिकल विल के साथ साथ। वो जो हमने इकट्ठे किए थे 100 रुपया दिया था फराज भाई, आपने भी दिया होगा, मैंने भी दिया हुआ था, वो दिया अमर बादशाह डैम के लिए। वो याद होगा, एक हमारे काबिल एहतराम साथी थे, वो कहते थे मैसेज करो इसके ऊपर, और वो बादशाह डैम बनाना है और बड़ा फंड्स इकट्ठे, तो पूरे नहीं हुए जी। वो 10 अरब रुपया था, 17,000 अरब रुपए चाहिए आप। बहुत शुक्रिया अहमद फराज खान साहब आपका, कालाबाग डैम के हवाले से आपने हमें डिटेल्स बताई, क्यों बन रहा है, क्यों बनना ज़रूरी है, बाकी के डैमों की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो साइबर क्राइम के हवाले से मसाइल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की ऐप्स को जो है वो इसमें ब्लॉक कर दिया जाता है, किसी के बैंक के अकाउंट्स ओपीटी चला गया, वो खाली कर दिया गया। तो एक इदारा बनाया साइबर क्राइम के नाम से, उसको फंड्स दिए गए, उसको एफआईए से अलग किया गया। वो क्या कर रहे हैं, इस पे गुफ्तगू के लिए मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर आमिर राना साहब मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी आमिर राना साहब। साइबर क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है, जब से हमने इदारा बनाया है, इदारे बनाए जाते हैं रोकने के लिए, यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। आपको आए दिन कभी आपका फेसबुक हैक हो गया, कभी आपका व्हाट्सएप हैक हो गया, और कभी आपका कोई सोशल मीडिया ऐप, इवन लोगों के बैंक अकाउंट्स खाली हो जाते हैं। तो फिर राना साहब, ये क्या ज़रूरत पड़ी है? आप एफआईए के पास थे, करें आपने, पूरा एक सेपरेट इदारे पे इदारा बनाई जा रहे हैं, आप सीसीडी बना रहे हैं, आपने साइबर क्राइम बना दिया, और चीज़ें आपके कंट्रोल नहीं हो रही। जी बिल्कुल शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पहली जो बुनियादी बात तो ये है कि सबसे पहले वसाइल की कमी है। ये जो एक बुनियादी इसका जो इशू है ना, वो ये वसाइल की कमी है। अच्छा, वसाइल की कमी के बाद हमारे अदारों में जो तैनात अरसा दराज से जो अफसरान हैं, उनकी भी जो अपनी ख्वाहिशात, जो उनके जो पहले से रवाया चल रही थी, जो उनके काम चल रहे थे, उससे भी वो हटना नहीं चाह रहे। उसमें बहुत सारा उनका पैसा इन्वॉल्व है, उनकी ख्वाहिशात इसमें इन्वॉल्व है। देखिए, साइबर क्राइम पंजाब पुलिस में भी था, इन्होंने ये ख़त्म किया, लोगों की बहुत हद तक रसाई थी। मगर जब से ये एक नया अदारा बना है एफआईए के अंदर, इस अदारे में आप यकीन करेंगे 3 लाख से ज़्यादा जो एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई हैं। और फाइनेंशियल क्राइम को ये दुरुस्त तो इसलिए नहीं करना चाह रहे, इनके जो अफसरान हैं, इनकी एक लगी फगी जो दिहाड़ियाँ होती हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि ये इन्हें अपने करिंदे बनाते हैं, वो
मुसलसल ये इस घिनौने काम में मुलव्वस हैं ताकि इनके पैसे भी जारी रहें। देखिए पिछले कुछ दिनों से आपका जो डीप वेब है उसके ऊपर जो दुबई में बैठे हैं, कंबोडिया में जो लोग बैठे हैं, अफ्रीका में बैठे हैं, ये पाकिस्तानी लोगों को ना सिर्फ इस्तेमाल करते हुए, और मैं आपको ये बड़ा इंकशाफ कर दूं कि इसमें इंडिया के लोग बहुत सारे हैं। जो लोग दुबई से पाकिस्तानी जो स्कैम्स करते हैं, वो जो पैसा सारा ट्रांसफ़र करते हैं इंडिया में, इंडिया से फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में चला जाता है, उसके बाद मुख्तलिफ ममालिक में ये सर्कुलेट होकर फिर ये पाकिस्तान में आता है। देखिए ये स्कैमर जो हैं ये आपके इस्लामाबाद में, लाहौर में बैठे हुए काम कर रहे हैं और सर दराज से ये कॉल सेंटर बनाए हुए हैं। तो ये गवर्नमेंट ने इन्हें दिहाड़ियाँ लगाने का एक नया तरीका दे दिया है कि ये जाते हैं कॉल सेंटर से, ना सिर्फ उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं बल्कि उन्हें पकड़ के लाते हैं, 4 दिन 5 दिन रखा फिर उन्हें छोड़ दिया। उनके ऊपर आप देखें ना, माजी में देखें अब तक FIA के इस साइबर क्राइम में कितनी FIR दी हैं। लोगों के साथ लाखों लोग इससे मुतासर हो रहे हैं, जिनके बैंक से, जिनके ना सिर्फ व्हाट्सएप हैक कर रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट भी हैक कर रहे हैं। तो हमारे पास इतने समझदार लोग मौजूद हैं लेकिन वो काम ही नहीं करना चाहते। बुनियादी वजह ये है कि वो अगर काम करते हैं, लोगों को पढ़ते हैं, तो उनके पैसे, उनकी दिहाड़ियाँ बंद हो जाती हैं। ये असल में ये इनके मसाइल तो हैं। राना साहब इसका हल क्या है? हल बताए ना। ये तो कोई तरीका नहीं होगा कि हम वो जिसको कहते हैं ट्रांसफर द लाइबिलिटी, या वो जैसे हॉकी के अंदर सेंटर फॉरवर्ड होता है, उसके बाद बॉल आती है, वो ठक करके अंदर करता है, जो दाएं बाएं वाले, राइट लेफ्ट वाले हैं, वो नीचे डी से दूसरी के लेके आ रहे होते हैं। इसको मेरा मकसद ये है कहने का कि इसका हल क्या है। देखिए लोगों के मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे। आपकी फेसबुक हैक कर ली गई, आपकी फेसबुक पे खुदा न खास्ता कोई ऐसा मवाद डाल दिया गया जो कोई मजहबी मुनाफरत फैलाता है, या कोई इस तरह की कोई और ख़तरनाक चीज़, कोई पॉर्न वीडियोस डाल दी। आप क्या करेंगे? आप तो सारी ज़िंदगी लोगों को वजाहतें देते फिरेंगे, आप तो सारी ज़िंदगी लोगों के सामने कस्में खाते रहेंगे। मैनू उस चीज़ का हल चाहिए। देखिए शादाब साहब, ये आपकी बात बिल्कुल मैं इससे 1000% एग्री हूँ। इस्लामाबाद और उससे मुलाका जो इलाके हैं, इसमें ये वाक़यात हो चुके हैं। इस्लामाबाद की अदालतों में ये केस चल रहे हैं, मजहबी मुनाफरत से लेकर जो बुरा मवाद है, यानी पोर्नोग्राफी से रिलेटेड जो मवाद है वो अपलोड किया गया, उसके केसेस चल रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक करें, लेकिन इसका ये हल है कि ये डिवाइड करें आप दूसरे इदारों के साथ, इनकी जो रसाई है। देखिए अभी ये बात चल रही थी कि CCD को साइबर क्राइम का एक पोर्शन दिया जाएगा, जिसमें जो वर्गलिटी है, जो बुरी को वीडियो लोड करके ब्लैकमेल करते हैं, ख़वातीन को हरासा करते हैं, ख़ानदानों को हरासा करते हैं, इस हवाले से भी ये बात चल रही है कि CCD को ये पोर्शन दिया जाएगा। फाइनेंशियल क्राइम के हवाले से ये FIA के पास ही रहेगा, क्योंकि शुरू से ही है। FIA के अगर मामला देखें तो देखें उनके पास पूरी FIA के पास एक लोकेटर है। ये जो नई अथॉरिटी बनाई है, इनके पास एक लोकेटर है, और पिछले 1.5 माह से वो लोकेटर भी ख़राब था। ये मुख्तलिफ एजेंसी से आपके पूरे पाकिस्तान में टोटल 4 लोकेटर है। पूरे पाकिस्तान में अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने किसी बंदे को ट्रेस करना है, ये 4 लोकेटर है आपकी जो अदारे जो सामने। मेरे भाई बात फिर वही आती है राना साहब, मुझे लोकेटर से क्या गर्ज? मेरी तनख्वाह बाद में आती है, टैक्स पहले कटता है। आपकी तनख्वाह बाद में आती है, टैक्स पहले कटता है। हमारी तरह के करोड़ों पाकिस्तानी हैं जिनके टैक्स कटते हैं, और हैवी किस्म के टैक्स कटते हैं कि यार हम यहाँ मुल्क में रह रहे हैं, हमने टैक्स देना है, ये हमारे इदारों के काम आएगा, हमारी हुकूमत के काम आएगा। लेकिन राना साहब वहाँ पर फिर वही बात आ जाती है, OPT दे दो तो फिर बाद में अपनी ही जान छुड़ानी है कि जी फेसबुक पर किसी ने हैक करके। मेरा ये मसला नहीं है कि ट्रैकर है कि नहीं है, कोई लोकेटर है कि नहीं है, और मेरा मसला सिंपल सा है, इसका हल क्या है, ये कैसे ठीक हो सकता है? देखिए शदाब साहब, ये आप सूबों को ये इख्तियार दे देंगे साइबर क्राइम के हवाले से अलग अलग। मकसद है कि आप जैसे आपकी एग्जेक्टिव पुलिस है, एग्जेक्टिव पुलिस की तरह ये जो नया साइबर क्राइम जो सेल बनाया है, इससे भी आप सूबों को इख्तियार दे दें कि लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं। हर शहर में इसका एक पूरा थाना होना चाहिए, इसका पूरा एक निज़ाम होना चाहिए। मगर एक बहावलपुर से शहरी आ रहा है तो बहावलपुर में ज़रूर है, मगर उसकी एप्लीकेशन जो सबमिट होगी वो लाहौर में आके होगी। आप शहरों में इसके जो दस्तरस है बढ़ाए, इनके पास ना तो मुकम्मल तौर पे कोई नफरी ऐसी है, ना इनके पास कोई टीमें ऐसी हैं, ना ही ये अच्छा ये बहुत सारी। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि FIA के जो साइबर क्राइम है, ये प्राइवेट डिटेक्टर से भी मदद ले रहे हैं। उन्हें पे करते हैं कि कुछ केस ऐसे होते हैं। देखिए जब आप पूरी मशीनरी को सियासी तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो लोगों के मसाइल तो उसी में तो उसी तरह ठहरे रहेंगे। आप सियासी मसाइल के हवाले से इसे कहीं और भेज दें, लोगों के मसाइल के हवाले से भेजिए। पेंडेंसी आप देखें एप्लीकेशन की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वो उनका कहना है कि जी फ़ी अफसर जो है उसके पास 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार केसेस हैं। देखें उनका भी एक मसला है कि उनके पास
इतने अफसरान नहीं हैं कि वो ये कर सकें। मगर जो अफसरान होते हैं उनमें लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है कि फाइनेंशियली जो है वो अपने मंजूर नज़र जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनके पास चले जाते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर क्या करते हैं कि सिर्फ कॉल सेंटर को या जो हैकर्स होते हैं कि उन्हें वो पकड़ते फिर उन्हें अपना टूल बना के इस्तेमाल करते हैं लोगों को मज़ीद इसके धारे में लाने के लिए। तो FIR तो इस हवाले से बहुत कम हो रही हैं, लेकिन जो स्कैम है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसके ऊपर नज़रसानी करने की हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को अशद ज़रूरत है। नया इदारा बना दें या ये CCD वालों को दे दें? सर जी ये देखिए बात तो ये है कि CCD जो अपना किरदार अदा कर रही है उससे लोग मुतमईन है। तो मेरा भी यही ख्याल है कि CCD मैं को, मुतमईन नहीं हूँ, मैं आज भी उसको मावराए अदालत ही कहूँगा। और यकीनन आपकी बात ठीक है, लेकिन आप अगर क्राइम ग्राफ देखें कि आपके पंजाब में और खुसूसन लाहौर में जो रोज़ाना की बुनियाद पे मुकदमात दर्ज होते हैं उनकी तादाद तो 10% 15% रह गई है अभी तक। राना साहब बोले बादशाह बात ये है, ये आर्जी है। यकीनन सर ये जब इन्हीं मुलजिमों को अदालत से सजाएं सुनाई जाएंगी, अदालत इन्हें तख्तेदार पे लटकाएगी, तो वो मुस्तकिल हल है। उसको सिस्टम को, जुडिशल सिस्टम को, आपकी प्रोसिक्यूशन को, उसको बेहतर करेंगे। ये पुलिस मुकाबले करके और वो नेफे में गोली चल के ये इससे मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल मुस्तकिल बुनियादों पे, अभी तो बिल्कुल हो गया, मुस्तकिल बुनियादों पे हल करने के लिए आप अपना कानून स्ट्रांग करें। अपने कानून, अपनी अदालतों में जो एक मुकर्ररा वक्त आपका ज़ाब्ता फौजदारी जो आपका कानून दे रहा है उसमें फैसले कराएं, अपीलें सुनें, अपीलें लगें, साल साल अपीलें पड़ी रहती हैं, ठीक है ना। उसको जब तक सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, ये वक्ती तौर पर ये ठीक है, मैं मानता हूँ कि CCD ने एक्टिवली किया, अभी थोड़ा सा वक्ती तौर पर मुलजिमान या जो डकैत या इस तरह के कब्जा ग्रुप ये दब गए हैं, लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं है, फिर निकल आएंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे जो लोग हैं जो बड़े बड़े मुनज़्ज़म गैंग थे वो मुल्क से बाहर भाग चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने मोबाइल बिल्कुल बंद कर दिए, वो बिल्कुल छुपे हुए हैं। आपकी बात दुरुस्त है, ये एक तरीके का ठीक तो नहीं है, लेकिन मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि CCD जो काम कर रही है उसमें लोगों का भला नहीं हो रहा, क्राइम फिगर कम हो रहा है। लोगों का भला तो ये है शादाब साहब, 17 लाख से ज़्यादा जो पेंडिंग केस थे उनके चलान पिछले 2 सालों में जमा करवाए गए हैं। लोगों की रिकवरी ये नहीं है। ये मैं आपको प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म हो गया। राणा साहब बताएं इसका क्या करना है जी? ये जो कोई साइबर क्राइम वालों का क्या करें इनका जी? जो फेसबुक हैकर, ये वो हैकर उकर जो है उनके मज़े लगे हैं, वो OPT दे के नंबर गया, फिर आप जाएं वो कहते हैं तुसी OPT देता क्यों सी? जी बिल्कुल ऐसे है। ये लोगों की भी थोड़े से मसाइल हैं, लोगों को आगाही नहीं है। लोग एक OPT के लिए वो मैसेज आता है, अब तो ऐसे है कि मैसेज करते हैं, मैसेज जब आप खोलते हैं तो आपका जो डाटा है उनके पास चला जाता है। तो वो हैकर्स जो है वो उसका जो बैंक अकाउंट्स हैं, जो उसकी तफसीलात है वो निकाल लेते हैं। लेकिन इसका ज़्यादा मसला है कि यहाँ पर तो छोटे हो रहे हैं, लेकिन ये जो असल लोग हैं, जो करैक्टर्स हैं, जो पीछे हेडन है, वो दुबई और कंबोडिया वगैरह में ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ये हमारे इदारों को चाहिए कि उन तक रसाई हासिल करें, जैसे हम दीगर मुलजमान को लेके आते हैं दूसरे ममालिक से एक SOPs के तहत। तो ऐसे जो बड़े बड़े हैकर्स हैं उनको इनकी लिस्टिंग, इनके नाम, इनकी हर चीज़ मालूम है। उस तक पहुंचने के लिए हमारी जो वसाइल हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो हमारा एजेंसीज़ को चाहिए, हम जो डार्क वेब और डीप वेब जो अब इस्तेमाल है उस तक हमारी रसाई है। इसका इल्म हमारे इदारों के बहुत सारे अफसरान को बिल्कुल नहीं है, इसकी तालीम की ज़रूरत है। नहीं तो ये क्या है डीप वेब, क्या है ये डार्क वेब, क्या है? वो कोई आसानी से तो एक्सेस नहीं हो सकती, कोई गैंग माफियाज बैठे होंगे ना जी जो उसको बिल्कुल ऑपरेट कर रहे होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए हम जो टोटल ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारा नेट जो इस्तेमाल हो रहा है वो 10 से 12% ये ओपनली हमारा ये वेब है। जैसे में हम ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा ओपन वेब है। इसके बाद हमारा आ जाता है डीप वेब। ये जो वेब सिस्टम है इसकी गहराई आ जाती है डीप। इसमें बहुत सारे हैकर्स होते हैं, बैंकिंग फ्रॉड जो होते हैं, लोगों के जो दीगर जो मामला तो उनके बैंक अकाउंट्स होते हैं, उनके लॉकर्स होते हैं, उनकी वो जो दीगर करेंसीज होती हैं वो उसे हैक करते हैं। उसमें बहुत सारे ये भी हैं कि भाई इसमें पोर्नोग्राफी भी होती है। उसके बाद शादाब साहब आता है डीप वेब, डार्क वेब आता है। डार्क वेब अंधेरे का वेब क्या है, जो सबसे नीचे होता है। हमारी बहुत सारी आवाम को, मेजोरिटी को इसका नहीं पता कि जो हमारा डार्क वेब है वो क्या है। उसमें सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें इसकी जो हमारे इस यूजिंग की जो इसकी कैपेसिटी है वो 50% से ज़्यादा है टोटल ऐप की। जो नेट की टोटल कैपेसिटी का 50 से 60% वो डार्क वेब में जा रहा है। क्योंकि गहराई में वो क्रिप्टो करेंसी उसमें इस्तेमाल होती है। डिजिटल करेंसी से हम दुनिया के बड़े बड़े जुर्म देखते हैं, बड़े बड़े हैकर्स जो हैं वो बड़ी बड़ी चीज़ें इसमें
ला के देते हैं कि आपको दुनिया की कोई भी चीज़ चाहिए, मास वाइज ज़िंदगी के डार्क वेब से आप हर चीज़ परचेज कर बहुत सकते हैं। शुक्रिया, डिटेल से आपने बताया। आमिर राना साहब, आपका शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। आइंदा जुमेरात को नए टॉपिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।